क्या है पश्चिम का पैगाम, क्योंकि कल वोट पड़ गए फर्स्ट फेज के लिए और फर्स्ट फेज के वोटिंग के साथ ही पता चल जाता है शिल्पा की हवा का रुख क्या है, ये हम अपने दर्शकों को समझाएंगे। बिल्कुल नल्ली, तो पहले चरण का रण कल 6 बजे समाप्त हो गया और मत प्रतिशत की अगर हम सबसे पहले बात करें तो आपको बता दें 60% से ज्यादा यहां पर मतदान हुआ। लेकिन हैरानी की यह बात कि पिछली बार की अपेक्षा 3% मतदान जो है वो कम हुआ। अलग अलग जगह का विवरण भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले चरण का रण जो है वो समाप्त हो चुका है। इस वक्त स्क्रीन पर आप अलग अलग जगह की कितना मत प्रतिशत पड़ा है वो भी हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि गाजियाबाद में सबसे कम मत प्रतिशत पड़ा है। मुजफ्फरनगर की बात की जाए तो अच्छा मत प्रतिशत यहां पर रहा 65.35%। इसके अलावा तमाम और जगह का मत प्रतिशत जो है वो भी लगातार हम आपको बता रहे हैं। मेरठ की बात कर लें तो देखिए 60.91% वोट डाले गए हैं। आगरा में 60.3% वोट पड़े हैं, मतदान हुआ है। मुजफ्फरनगर में बता दें 65.35% वोट डाले गए हैं। दूसरे नंबर पर लेकिन मुजफ्फरनगर रहा है। गाजियाबाद पहले नंबर पर सबसे कम वोट जहां पर डाले हैं वो हम आपको बता रहे हैं। शामली सबसे पहले नंबर पर है जहां पर अच्छे खासे वोट पड़े हैं 60.49%। मथुरा में देखिए कितने वोट पड़े हैं, एक एक करके हम आपको बता रहे। देखिए 2022 में 6 बजे तक 69% वोट डाले गए हैं। 2017 में 67.12% वोट पड़े थे। यानी कि शिल्पा इस बार ज्यादा वोट पड़े हैं फर्स्ट फेज पे। बिल्कुल, अब देखिए आंकड़े हम आगे भी आपको बता रहे हैं। मेरठ की सबसे पहले अब हम बात करते हैं। 2017 में आप देखेंगे तो 64% मतदान, 64 से ज्यादा बल्कि यहां पर मतदान हुआ। लेकिन जब 2022 की हम बात कर रहे हैं, कल जब पहले चरण का यहां पर मत पड़ा तो ये घट जाती है संख्या तकरीबन 4%। इसके बाद कुछ और आंकड़े वो भी हम आपको बता रहे हैं। बिल्कुल, हर सीट के बारे में बता रहे हैं पिछले साल और अब के मुकाबले। अलीगढ़ की बात कर लेते हैं। 2017 में 66.47%। इस बार देखिए 60.49% वोट पड़े हैं। इस बार अलीगढ़ में कम वोट पड़े हैं पिछले साल के मुकाबले। बिल्कुल, तो ये समीकरण काफी कुछ कहते हैं। इसके हिसाब से वोट मत प्रतिशत जो है, कई धारणाएं हैं इसको लेकर। कई बार कहा जाता है एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है, कई बार कहा जाता है कि सत्ता पक्ष को इससे लाभ मिलता है। अब जरा गौतम बुद्ध नगर का हाल देख लेते हैं। 48% यहाँ पर मतदान पड़े थे से ज्यादा 2017 में, लेकिन यहाँ पर वोट प्रतिशत जो है वो इस बार अच्छा निकल कर आया पिछली बार की अपेक्षा। 2022 यानी कि अब की हम बात जब कर रहे हैं 56.73% मत यहाँ पर इस बार डाले गए। बिल्कुल, लेकिन गौतम बुद्ध नगर में सुबह काफी कम वोटिंग हो रही थी। मथुरा में मतदान देखिए 2017 में 59.4% वोट डाले गए हैं और 2022 यानी कि इस साल की बात कर ले 6 बजे तक 63.28% वोट पड़े हैं। यानी कि वोट इस बार ज्यादा पड़े हैं। अगर हम मथुरा सीट की बात करते हैं, आगरा सीट के बारे की बात करते हैं। आगरा की अब हम जब बात कर रहे हैं तो आगरा सीट देखिए एसपी के खाते में अभी फिलहाल तो, लेकिन बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। 58% मत 2017 में पड़े, लेकिन 2022 में मैंडेट थोड़ा अच्छा रहा, यहाँ पर मत प्रतिशत बढ़ गया। बुलंदशहर की बात कर लेते हैं। बिल्कुल, बुलंदशहर में देखिए मतदान 2017 में 71.83% रहा है। 2022 में इस साल 6 बजे तक 60.52% वोट पड़े हैं। यानी कि इस साल बुलंदशहर में पिछले साल के मुकाबले कम वोट डाले गए हैं। बुलंदशहर भी एक और सीट है जहां पर मुद्दे बहुत सारे हैं। जनता के मन में जो भी कुछ था उसको ध्यान में रखते हुए जनता ने इस बार वोट डाला है। इसी प्रकार से दूसरी सीटों के बारे में भी हम आपको बात बताएंगे और अगले साल पिछले साल के मुकाबले किस तरह के हालात बने वो देखें। अब भारी मतदान से अंदेशा क्या होता है, स्थिति पहली समझिए आप यहाँ पर। दूसरी स्थिति भी हम समझाएंगे आपको उदाहरण के साथ, और तीसरी स्थिति जो है वो भी हम आपको एक एक कर समझाएंगे। तो अब भारी मतदान से संदेश यहाँ पर क्या जाता है। पहली स्थिति की बात की जाए, सत्ता पक्ष के खिलाफ मतदान। 2013 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव देख लीजिए, कांग्रेस की हार हुई। दूसरी स्थिति नलनी बताएगा। तो सत्ता पक्ष के समर्थन में मतदान अगर होता है तो क्या होता है ये भी हम आपको बता रहे हैं। तीसरी स्थिति एक गठबंधन के पक्ष में क्लीन स्वीप। ये तीनों स्थिति हम आपको बता रहे हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि इस बार जो फर्स्ट फेज में वोट पड़े हैं, अगर स्थितियां इस प्रकार की रहती हैं तो फिर क्या नतीजे निकल सकते हैं, ये हम आपको अंदेशा पहले ही दे रहे हैं कि भारी मतदान से क्या संदेश जाता है। क्योंकि सपा की तरफ से विपक्षियों का तो यही कहना है कि हवा हमारी तरफ है जिस प्रकार से ज्यादा वोटिंग हुई है, लेकिन बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से वोटिंग इस बार हुई है वो दिखाता है कि लहर हमारी है। श्रवण और पीयूष इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शामली से श्रवण हमारे साथ हैं और पीयूष हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। शामली का सबसे पहले रुख कर लेते हैं, श्रवण का रुख सबसे पहले करते हैं। हम शामली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रवण, शामली की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो शामली में कैराना भी आता है। पलायन का मुद्दा सबसे प्रमुख यहाँ पर रहा है।
ऐसे में मत प्रतिशत अच्छा यहां पर देखा गया और स्थिति हम दर्शकों को भी समझा रहे थे, कई बार एंटी इनकम्बेंसी होती है, कई बार सत्ता पक्ष के जो लोग होते हैं वही वापसी करते हैं। तो क्या परिस्थितियां कुल मिलाकर अभी समझी जाए यहां पर मौजूदा वक्त में समीकरण किस तरीके के? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से प्रतिशत बढ़ा है हिंदू में देखा जाए तो हिंदू समाज में, तो जिस तरीके से वो विकास के मुद्दों को लेकर या फिर एक तरीके से अपनी अच्छे नेता को चुनने के लिए लोगों में उत्साह देखने को मिला है, वहीं मुस्लिम समाज के लोगों में भी उत्साह भारी है। और उनका साफ तौर से कहना है कि हमें जिस तरीके से सुरक्षा मिली है, जिस तरीके से हमें क्षेत्र में विकास मिला है, हम उसको वोट करें। अब देखना है कि जिस तरीके से कैराना की बात की जाए, जहां पर कैराना पलायन के नाम से जाना जाता था, अब पलायन होता है, लेकिन पलायन होता है अपराधियों का, और वहां पर विकास हो रहा है, सुरक्षा मिल रही है। बहन बेटियां जो खुलेआम इधर से उधर अपने काम के लिए जा सकती है, बच्चियां अपनी पढ़ाई के लिए जा सकती है। जिस तरीके से योगी जी ने भी साफ कहा था अपने बयानों में कि मेरी 6ठी क्लास की लड़की से बात हुई थी तो उसने कहा था कि मुझे अब डर नहीं लगता, पहले डर लगता था लेकिन अब नहीं। उसी के आधार पर उन्हीं चीजों को देखते हुए वोट परसेंट बढ़ा है। और जो बिल्कुल, गाजियाबाद का भी रुख कर लेते हैं क्योंकि 54% से ज्यादा ही वोट इस बार पड़े, सबसे कम गाजियाबाद में पीयूष वोट डाले गए हैं। आप लगातार जी मीडिया पे इंफॉर्मेशन दे रहे थे, गाजियाबाद के बारे में जानकारी दे रहे थे, जनता का रुख क्या था ये भी बता रहे थे, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर मत फीसदी कम क्यों हुआ इस बार गाजियाबाद में? वो शहरी क्षेत्रों में कम देखा जा रहा है और ग्रामीण सीटें जो लगती है यहाँ पे मोदी नगर और मुरादनगर, वहाँ पे पिछली बार की अपेक्षा मत प्रतिशत बढ़ा है। तो शहरी क्षेत्रों का एक मुख्य कारण ये माना जा रहा है कि लोग अपने घर से नहीं निकले, जो हाई राइज सोसाइटीज है वहाँ से ज्यादा मतदान करने के लिए लोग बाहर नहीं निकले। तमाम नेता जो भी गाजियाबाद में बड़े नेता वीआईपी अपना वोट डालने आए थे, उन्होंने तमाम मीडिया साधनों के माध्यम से अपील की थी लोग घर से बाहर निकले, पर फिर भी बिल्कुल अपील लोगों से जरूर की गई थी, लेकिन गाजियाबाद में लोग थोड़े कम जागरूक नजर आए जिस तरीके का मत प्रतिशत यहां पर देखने को मिला। आप दोनों बने रहिए, वापस मैं आपके पास लौटूंगी। विजय उपाध्याय साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विजय उपाध्याय साहब, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सर, पहले चरण का रण तो थम चुका है, 60% से ज्यादा मतदान यहां पर हुआ। ओवरऑल अगर हम बात करें यहां पर, तो क्या समीकरण आपको नजर आ रहे हैं पहले रण में? देखिए, जिन समीकरणों पे पहले से चर्चा हो रही थी, जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे थे दोनों अलायंस, उसी पे मतदान हुआ है। इसीलिए देखिए वोट प्रतिशत ओवरऑल अगर आप देखें सभी 58 सीटों पर, तो पिछले 2017 के चुनाव से कम हुआ है। और ये बताता है कि जनता की रुचि उन दोनों इश्यूज में, कम से कम 40% जनता ने तो बिल्कुल अपने को अलग कर लिया इन दोनों मुद्दों को लेकर कि ना तो उनको सपा गठबंधन और ना बीजेपी गठबंधन की बातें अच्छी लगी, वो घरों में ही बैठे रह गए और बाहर निकले ही नहीं। जो 60% लोग वोट जिन्होंने डाला है उसको भी देखिए तो 2017 में जिन इलाकों में ज्यादा वोटिंग हुई थी उससे बिल्कुल उलट दूसरे इलाकों में इस बार वोटिंग ज्यादा हुए है। एक नया ट्रेंड है, एक नए तरीके का समीकरण है, और ये जो माहौल है वो जरूर दोनों गठबंधनों की चिंता बढ़ाने वाला है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर दोनों गठबंधनों की चिंता यहां पर बढ़ाता हुआ ये नजर आएगा। लेकिन सर, अगर बात की जाए, जैसा कि गाजियाबाद की हम बात कर रहे हैं, शामली की हम बात कर रहे हैं, जिलेवार अगर हम बात करें, क्योंकि ओवरऑल की बात हम कर रहे थे, शामली में कैराना की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर पलायन का मुद्दा काफी प्रमुख रहा है, लेकिन वोटिंग काफी ज्यादा हुई है। ऐसे में जैसा कि हम दर्शकों को भी बता रहे हैं, लगातार जब वोट मत प्रतिशत ज्यादा पड़ता है तो कुछ धारणाएं हैं जो कि चलती हैं साथ साथ में। कहा जाता है ज्यादा वोटिंग हुई है तो हो सकता है एंटी इनकम्बेंसी हो, और ज्यादा वोटिंग हुई है तो यह भी हो सकता है कि सत्ता पक्ष को बेनिफिट मिलता नजर आए। तो सीट का समीकरण क्या कह रहा है सर? कैराना में जिस मुद्दे को लेके सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो मुद्दा तो 2017 के पहले का है जी। यानी पिछले 5 साल में इस तरह की स्थितियां नहीं थी, तो 5 साल के दरमियान क्या हुआ वो मुद्दे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इतिहास के आधार पर चुनाव जरूर आप लड़ते हैं, लेकिन जनता फ्यूचर के आधार पर वोट करती है, भविष्य में क्या किसको करना है, क्योंकि जब पार्टियां अपना घोषणा पत्र लाती हैं तो वो सबसे बड़ा आधार होता है, यानी जो पहले आप कर चुके हैं उसमें नया क्या करेंगे। तो ये जो कैराना है, पिछली बार सरधना अगर आपको याद हो तो संगीत सोम और अतुल प्रधान की उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बहुत ही
जबरदस्त रस्साकसी हुई थी और 71% से ज्यादा वोट सरधना में पड़ा था। इस बार चूंकि सबसे ज्यादा फोकस कैराना पे रहा है तो कैराना में वोटिंग ज्यादा हुई है। और ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि अगर हम दिल्ली चुनाव के इलेक्शन को एज अ उदाहरण, एज अ एग्जांपल देखें, हम 2014 के चुनाव को एज अ एग्जांपल देखें तो दोनों ही स्थितियां अलग नजर आई, जो उदाहरण भी हम लगातार दर्शकों को समझा रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच पश्चिमी का रण है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए इलेक्शन हुए और बीजेपी के लिए थोड़ा चैलेंजिंग भी ये नजर आ रहा था। तो क्या ये आने वाले चुनावों का रुख भी स्पष्ट कर देगा क्या, जैसा कि अखिलेश यादव भी कह रहे थे, दावा करते हुए नजर आ रहे थे? नहीं, भविष्य में क्या होगा ये किसी को पता नहीं होता है। अभी 10 मार्च को रिजल्ट क्या निकलेगा किसी को मालूम नहीं है। कौन से गठबंधन को सत्ता मिलेगी, बीजेपी वापसी करेगी या समाजवादी पार्टी गठबंधन सत्ता में आएगा। तो सरकारों के कामकाज, विधायकों की रणनीति और जो पब्लिक में उनकी अपीयरेंस है, पब्लिक के मुद्दे, राष्ट्रीय मुद्दे, रीजनल मुद्दे, उन सारी चीजों का असर होता है। अगर आप इतिहास में जाएंगे तो बहुत से ऐसे उदाहरण मिलेंगे जहां दिल्ली में बीजेपी बुरी तरह हारी लेकिन लोकसभा में जीती, राजस्थान में बुरी तरह हारी थी लेकिन लोकसभा में जीत गई। तो चीजें अलग किस्म से चलती हैं। और लेकिन सर ये मत प्रतिशत कम जो नजर आ रहा है गाजियाबाद में, इसको आप कैसे देखते हैं और क्या लगता है कि जनता के भीतर क्या कुछ होगा? क्या कई ऐसे बड़े मुद्दे हावी रहे जिनकी वजह से ऐसा मत प्रतिशत देखने को मिला है गाजियाबाद में? देखिए, जिन मुद्दों पे चुनाव हो रहा था उसमें मध्य वर्ग कहीं नहीं था। न सपा गठबंधन के पास मध्य वर्ग के लिए उन्होंने हालांकि 300 यूनिट बिजली माफ करने की बात की है। भाजपा गठबंधन ने मध्य वर्ग को बिल्कुल कोई ज्यादा चर्चा नहीं की और मध्य वर्ग को लेकर, शहरी लोगों को लेकर ज्यादा पार्टियां बात नहीं करती। और शहरों में ज्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं, उनको लगता है कि जो मौजूदा राजनीति है हमारे लायक ही नहीं है, हमारे अनुकूल नहीं है, इसलिए शायद वो लोग वोट डालने नहीं निकलते हैं। और सिर्फ गाजियाबाद का ही नहीं है, ज्यादातर जितने शहर हैं अगर आप उनका डेटा देखेंगी तो आप पाएंगे कि हर शहर की यही स्थिति है। वहां 50% अगर वोट हो गया तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, यानी कि चाहे सत्ताधारी पार्टी हो या फिर विपक्ष जो एकजुट होकर लड़ रही है गठबंधन में वो पार्टी हो, 40% जनता को तो कम से कम वो यहाँ पर बुना नहीं पाए हैं क्योंकि 60% ही मतदान यहाँ पर हुआ है। पीयूष भी हमारे साथ बने, श्रवण भी हमारे साथ है। पीयूष का एक बार रुक कर लेते हैं। पीयूष, गाजियाबाद की बात की जाए तो ये तो बीजेपी का गढ़ है लेकिन मत प्रतिशत बेहद कम हुआ, तो ये मानकर चला जाए कि बीजेपी के लिए थोड़ा नुकसान हो सकता है क्या यहाँ पर? देखिए, जाहिर तौर की बात है, जो हाई राइज वोटर होता है वो उसके लिए सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा होती है और वो बीजेपी का वोटर माना जाता है। और सुरक्षा का दावा बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने यहाँ आके किया। बीजेपी ने अपनी एक तरीके से कहें तो पूरी ताकत यहाँ पर झोंक दी थी। खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी जी कई बार यहाँ गाजियाबाद की सीटों पर दौरा कर चुके थे, तो उसके बाद माना जा रहा था। और एक तरफ बात करें प्रशासन भी तमाम तरीके की रैली, मत जागरूकता अभियान चला रहा था। तो उनके बाद एक थोड़ी उम्मीद थी कि यहाँ का मतदाता बाहर निकलेगा। जिस तरह से यहाँ अलग अलग बूथ, मॉडर्न बूथ, दिव्यांग बूथ, फिट बूथ बनाए गए थे, तो उससे लग रहा था कुछ मत परसेंटेज बढ़ेगा। पर एक तरफ यहाँ पे गौर करने वाली बात है, ग्रामीण जो यहाँ की सीट है मोदी नगर और मुरादनगर, यहाँ मत परसेंटेज पिछली बार की अपेक्षा थोड़ा बड़ा है। तो ग्रामीण तबके में वोटिंग ज्यादा हुई है वहां। बिल्कुल, और यही वजह हो सकती है। सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या यही वजह रही है कि तमाम सत्ताधारी दल, तमाम बड़े नेता दिल्ली एनसीआर के आसपास, अगर नोएडा की बात कर ले, गाजियाबाद की बात कर ले, उन्हें रुख पता था हवा का किधर है। प्रचार प्रसार इस दौरान काफी तेज देखने को मिला। विवेक जी, मैं आपसे जानना चाह रही हूं कि अभी फिलहाल क्या केंद्रीय नेतृत्व को रुख पता था हवा का क्या है, इसलिए हमने देखा नोएडा, गाजियाबाद में प्रचार प्रसार काफी तेज हो गया था। चले हम जाएंगे उनके पास, लेकिन इस वक्त श्रवण भी हमारे साथ बने हुए। श्रवण का जरा हम रुक कर लेते हैं। श्रवण, शामली की अगर बात की जाए तो जरा परिस्थितियां हमें समझाएगा, क्योंकि मत प्रतिशत सबसे ज्यादा यहीं पर पड़ा है, तो ये तो अच्छा स्कोर है जो भी पार्टी यहां से सीटें निकालेगी, लेकिन मौजूदा परिस्थिति शामली की अगर समझना चाहे, क्योंकि उसी के मुताबिक हम मत प्रतिशत को भी समझेंगे, तो मौजूदा स्थिति शामली की क्या है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो मौजूदा स्थिति अधिकतर बीजेपी के खिलाफ है। लेकिन जिस तरीके से लास्ट 2-3 दिन के चुनाव प्रचार में के दौरान योगी जी आए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है, उसके चलते कुछ लोगों के माइंड बदले हैं और उन लोगों की राय बदली है। और जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर से कहा था कि गर्मी जिसकी ज्यादा है उसको शिमला का माहौल बना देंगे, उसके अकॉर्डिंग जिस तरीके से बात कर रहे हैं तो आम जनमानस
योगी जी से दोबारा जुड़ा है, जो उनसे नाराज था बीजेपी बिल्कुल। सरकार से, गन्ना किसान जो भुगतान को लेकर या फिर कृषि बिल को लेकर नाराज। मुद्दे तमाम बड़े जरूर रहे हैं, लेकिन अभी बाकी चरण का रण बाकी है, देखना महत्वपूर्ण होगा। ये नतीजे ही तय करेंगे कि कौन सत्ता में आता है, लेकिन इस बार का चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प है। आप दोनों रिपोर्टर का बहुत शुक्रिया। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े थे। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। क्या है पश्चिम का पैगाम, ये हम आपको बता रहे थे। जिस तरह से कल मतदान संपन्न हुआ, उस लिहाज से रुख क्या है हवा का, ये भी आपको हम समझा रहे थे। बिल्कुल।